हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था आपका समानता, इक्वलिटी। तो हमने बात करी थी किस प्रकार की समानता होनी चाहिए, पुरुष और आपका जो स्त्री है उनमें होनी चाहिए, या हाँ, हमारे संविधान ने किस प्रकार की समानता की बात की है और समानता का मीनिंग क्या है। तो हमने कल जो था आपका राजनीतिक समानता देख ली थी, सामाजिक समानता देख ली थी। आज हम लोग आर्थिक समानता देखेंगे। देखिए, राजनीतिक समानता की बात करी है, सामाजिक समानता की बात करी, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई। हालांकि है, आर्थिक समानता का मतलब ये है कि आपको आर्थिक उपार्जन कमाने के लिए आपको बिल्कुल समान अधिकार है। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति मेहनत करा, दूसरा आपका मेहनत ना करे, वो कहे कि मेरे को बराबर संपत्ति का अधिकार नहीं है, मेरे पास बराबर आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सामाजिक उपजन, आपको पैसा कमाने के लिए, आप अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान खोल रहा है, होटल खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल, तो आप भी खोल सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। और आप इसको अभी आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा विस्तृत में आपकी चर्चा मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। आर्थिक समानता का हम बात कर रहे हैं। आर्थिक समानता ऐसी समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्ति और वर्ग के बीच धन, दौलत, आमदनी विभिन्न हो सकती है। आर्थिक समानता की डिग्री मापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नता और निर्धनता समूह के बीच अनुपातिक अंतर मापा जाए। ये जो संपन्न है और निर्धन है उनके बीच को आप आपस में कंपेयर करें। एक तरीका तो ये है किसी का अंतर मापने का, उसकी डिग्री को ले लो और उसका अंतर माप। एक अन्य तरीका है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का आकलन, कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपका बिलो आपकी पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। यही सही है कि समाज में धन, दौलत या आमदनी को पूरा आपके समानता संभव आपके कभी नहीं रही है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों का समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहे हैं और यह माना जाता रहा है कि समान अवसर कम से कम अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं। जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है, समान अवसर के साथ भी असमानता बनी रहती है, लेकिन संभावना छुपी रहती है। आवश्यकता प्रयास का कोई समाज में अपनी स्थिति बेहतर नहीं कर सकता। तो क्या स्थिति है, कैसे कंपेयर करेंगे, क्या चीजें होंगी, इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। लेकिन समाज के लिए कोई गहरी जैसी खाई हुई असमानता अधिक खतरनाक है, जो पीढ़ी से अनछुपी रह जाती है। कैसे है, अनछुपी रह जाती है। अगर किसी समाज में लोगों ने कुछ खास वर्ग, कुछ खास पीढ़ियां और बेशुमार धन दौलत के साथ हासिल करने वाली सत्ता का उपभोग करता है, समाज वर्ग में बांटा जाता है। समाज कैसा बताया आपके वर्गों में। ठीक है, और जो आपकी पीढ़ियां हैं जिनके पास धन दौलत बेशुमार है, उसे हासिल कर रही है, सत्ता का उपभोग कर रही है, ऐसी चीजें भी है। एक और वे पीढ़ियां हैं जो धन और विशेष अधिकार सत्ता का उपभोग करते आए हैं, यानी कि पैसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको विशेष राइट से अधिकार है, उसी में जी रहे हैं। और अन्य पीढ़ियों से गरीब बने रहे हैं। और अन्य कैसे हैं कि दर पीढ़ी दर वो कैसे हैं, गरीब बने हुए। कालक्रम में ऐसा भेदभाव आक्रोश हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्ग की शक्ति के कारण ऐसा समाज को अधिक खुला और सामंतवादी बनाने के लिए सुधार में कितना साबित हो सकता है, ये भी हम देखें, कितना हम उसको साबित कर सकते हैं। मार्क्सवाद, उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है। 19वीं सदी की एक प्रमुख विचारक मार्क्स ने दिया था। ऐसे एक विचारक आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। दलील का मतलब होता है किसी बात को रखना है, किसी बात को कहना। कार्ल मार्क्स ने दलील दी कि खुदाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, जैसे जल, जमीन, तेल स्रोत, कई प्रकार की संपत्ति के निजी स्वामित्व है। जल हो गया, जंगल हो गया, जमीन हो गया, तेल हो गया, ये कैसे हैं, ये प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ावा देते हैं। ठीक है,
निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग में सिर्फ अमीर नहीं बनता बल्कि राजनीतिक ताकत भी देते हैं। केवल ऐसा नहीं कि अमीर हो रहे, आपको पॉलिटिकल पावर रूप से स्ट्रांग भी करते हैं और यह ताकत उन्हें राज्य की नीति और कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। आप पॉलिटिकल स्ट्रांग है, आप इन्फ्लुएंसर है, आप कोई मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, या आपका वर्चस्व इतना रहे राजनीति में, तो आप लोक नीति या कानून को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, आपका इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवाद और आपका समाजवादी ने महसूस करते हुए आर्थिक असमानता, सामाजिक रुतबे और विशेषाधिकार जैसे तहत सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। अगर आप आर्थिक असमानता पैदा हो रही है, सामाजिक रुतबे और विशेषाधिकार की वजह से ही असमानता कैसी है आपकी बढ़ती है। इसलिए समाज में असमानताओं से निपटाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में आगे जाने और आवश्यक संसाधन और अन्य तरह की संपत्ति पर जाने का नियंत्रण कायम रहता है। सुनिश्चित करने की जरूरत ऐसे विचार विकासात्मक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए जिसके समाधान करने की जरूरत है। ऐसा है जिनसे हम समाधान करें, ऐसी समाधान की हम जरूरत और चीजों को आपका महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब कह रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदारवादी सिद्धांत में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधन और लाभांश के वितरण में सर्वाधिक कारगर व उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्व का सिद्धांत समर्थन करता है। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर समान अवसर प्रदान करता है। सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है। समाज में खुद असमानता न्याय स्थापित नहीं हो सकती। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज को लाभांश के वितरण या न्यायपूर्ण कारण का उपाय हो सकती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, समानता खाई में नहीं बनेगी। लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयास का लाभ मिलता रहेगा। चलिए, उदारवादियों के लिए नौकरी में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा सिद्धांत सर्वाधिक नियोजित और कारगर है। उदाहरण, अपने देश में अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हुए जब प्रवेश के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कड़ी है, समय समय पर सरकार और अदालत शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश की परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है। ऐसा किया है, उनके लिए हस्तक्षेप किया है ताकि हर प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा का उचित सामना अवसर मिले। फिर भी कुछ प्रवेश नहीं मिले हैं, लेकिन इस सीमित सीटों का आवंटन का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे पर अनिवार्यता से जुड़ी होती है। कहेगी उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक और आर्थिक समानता एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है। उनका मानना है कि इसमें हर एक क्षेत्र में असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। कोई भी किसी चीज का सोल्यूशन आपको करना है, निराकरण करना है, उसका हल पहुंचाना है, कठोरता से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र और राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक असमानता का सामना करने की विधि रणनीतिक खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि केवल एक ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं का समस्या है जो लोगों की आपकी वैकल्पिक क्षमता विकसित करने को रोकती है। ये हमको और वैकल्पिक क्षमताओं को विकसित करने से आगे बढ़े।
हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? बात कर रहे हैं कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। समानता आखिर में बढ़ती कैसे है, इसको बढ़ावा देने के तरीके। समानता के उद्देश्य को के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादी और उदारवादियों के बीच कुछ बुनियादी मतभेद है। समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, जो समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने की या बताने की एक तरीका बताते हैं। जब इन अलग अलग दृष्टिकोण की तुलनात्मक गुण और सीमा पर विश्व भर में बहसें हो रही थी, आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीति की आवश्यकता है। खास तौर पर यह सोचना होगा कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है या मुद्दे पर हाल ही के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय को हम अगले खंड में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले खंड में इसकी चर्चा होगी। औपचारिक समानता की स्थापना, औपचारिक रूप से हम कहते हैं कि फिलहाल ऐसा कर दीजिए औपचारिक तरीके से, बाकी बाद में देख लेंगे। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेष अधिकार की अनौपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना है। देखिए, अगर आपको समानता स्टैब्लिश करनी है, सबसे पहले असमानता को दूर करिए, तब समानता स्थापित होगी। और जो आपके विशेषाधिकार हैं, आप उनको समाप्त कर दीजिए, ऑटोमेटिक समानता स्थापित हो जाएगी। जब किसी के पास विशेष राइट्स ही नहीं होंगे, अनइक्वलिटी होगी नहीं, तो फिर सब समानता ही तो बची। क्या बची? सब आपका समानता ही तो बची। ये तो कह रहा है दुनिया भर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता की कुछ रीति रिवाज और कानूनी व्यवस्था को संरक्षित किया रखा है। इन रीति रिवाज और कानून के द्वारा कुछ हिस्सों में तमाम किस्म के अवसर और लाभों का आनंद उठाने से रोका है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों का मताधिकार से वंचित रखा है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवस्था और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से नहीं रोकती। कुछ दशाओं में केवल खास परिवार के लोग ही सर्वोच्च पद पर पहुंच पाते हैं। दुख की तो यही बात है कि बहुत कम लोग हायर पदों पर पहुंचते हैं, बाकी सब आपका नीचे, आपके मिडल में आपका रह जाते हैं। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि वे सभी निषेध और विशेषाधिकार का अंत किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि उन सबको निषेध कर दिया जाए, जो भी विशेषाधिकार है, और उनका अंत कर दिया जाए, तभी समानता होगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं को कानून ने समर्थन प्राप्त है, इसलिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करे। हमारा संविधान में यह किया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ये 5 तरीके बताए हैं जिनके आधार पर क्या है आपका, आप देखेंगे संविधान में भेदभाव को निषेध बताया है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 17 पढ़िए। अधिकार आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक औपचारिक सरकार के रूप में समानता के सिद्धांत को एक्सेप्ट कर चुकी है। इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग पर भी आपका दिए बिना सभी नागरिकों को कानून का एक समान बर्ताव में सहमति है कि सरकार क्या करेगी, कानून क्या करेगी, सबको एक समान बर्ताव, एक समान राइट, एक समान तरीके से ट्रीट करने के लिए राइट्स है। हो गया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को व्यर्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून समर्थन आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और कभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए लोग अधिकारों के लिए उपयोग कर सकते हैं, उनका अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतर को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाली रास्ते और आपके सीढ़ियों की मांग नियोजित है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सके। इस तरह की रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिए काम के समान अधिकार में
रक्षा हो सकती है। समानता की कटौती उन्हें नहीं वरना बढ़ा देना ही उनका उपयोग में देखा जा सकता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात की, आप किसी सरकारी ऑफिस जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन कोई विकलांग नहीं जा सकता, उसके लिए सीढ़ीनुमा होना चाहिए, उसके लिए रैंप होना चाहिए। महिला रात में कॉल सेंटर में जॉब करके आती है, उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी इक्वालिटी, इन सारी चीजों पर, समानताओं पर, इन सब पर बात कर रहे थे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर जाकर एक बार रिवीजन करिए, पढ़िए, फिर आप मेरे को बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।